नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट अब साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां विपक्ष यूपी के उपचुनाव में सरकार को सभी सीटों पर हराकर आईना दिखाना चाहती है, तो वहीं योगी सरकार भी उपचुनाव में सभी सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है, जिसके चलते सरकार प्रदेश की जनता की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुट गई है। बिजली कटौती से परेशान चल रहे लोगों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खास तौर पर बिजली विभाग ने अब 8 जिलों को 24 घंटे बिना कटौती सप्लाई करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं अन्य जिलों के लिए भी योगी सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्ष का यही आरोप है और लगातार वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये भी हर बार की तरह एक जुमला है। इन्हीं 8 सीटों पर आखिरकार 24 घंटे आनन फानन में बिजली देने के लिए ऐलान क्यों किया गया, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तो बिजली से मिलेगा जीत का करंट। जी हां, उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। बीजेपी संगठन के साथ साथ सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जमीनी स्तर के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ लुभाने वादे भी किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने 8 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश जारी किए। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद में जाहिर तौर पर लाजमी है विपक्ष में खलबली का माहौल है। तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल भी उठा रहा है। तो सरकार के आदेश पर विपक्ष का हल्ला बोल। जी हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यह बड़ा आरोप है। विपक्ष ने सरकार पर चुनावी लॉलीपॉप देने का आरोप लगा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी बिगड़ी हुई छवि को और परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश में जुट गई है। बिजली देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश एक बार फिर से सरकार की तरफ से की जा रही है। ये विपक्ष लगातार चीख चीख कर सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार उपचुनावों के चंद दिन पहले आप उन्हीं 8 जिलों में बिजली क्यों 24 घंटे दे रहे हैं। तो कहां पर उपचुनाव है ये भी आपको बता देते हैं। बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अमरोहा, रामपुर, उन्नाव, कानपुर, देवरिया, जौनपुर, ये वही 8 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और ये वही 8 जिले हैं जहां पर आदेश जारी किया गया है बिजली विभाग की तरफ से कि 24 घंटे यहां पर बिजली की पूर्ति होगी। मतलब क्या सपा के नक्शे कदम पर बीजेपी चलने वाली है? इससे पहले भी हमने तमाम बार देखा है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी उपचुनाव होते थे या चुनाव होते थे तो ऐसे तमाम लुभाने वादे चंद दिन पहले किए जाते थे, उसको पूरा किया जाता था। क्या उसी रास्ते पर चलकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं यहां अपनी जीत का रास्ता तय करने में जुटी हुई है? तो सीटों का समीकरण क्या है ये भी आपको बता दें। 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का कमल कभी भी नहीं खिला। रामपुर की स्वार सीट और जौनपुर की मल्हानी सीट पर बीजेपी ने कभी भी कमल खिलाने में वो कामयाब नहीं हो पाई। स्वार और मल्हानी दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने हर बार अपना परचम लहराया है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने चुनावी मंथन का आगाज कर दिया है, क्योंकि और सीटों के साथ साथ यानी कि 6 सीटों के साथ साथ ये 2 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी अपना दमखम दिखाकर एक बार फिर से सेमीफाइनल्स में जीतने की कोशिश करना चाहती है। तो सवाल लगातार है कि क्या ये 8 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर सेमीफाइनल के रूप में देखी जा रही हैं? जी हां, तो जैसा हमने आपको बताया कि संगठन के साथ साथ संगठन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के जरिए मजबूती लाने की कोशिश कर रहा है और सरकार भी अब अपने लुभाने वादे के जरिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति आपने पहले क्यों नहीं दी? उपचुनावों के चंद दिन पहले ही आपको क्यों याद आया कि इन 8 जिलों में आपको 24 घंटे बिजली आपूर्ति देनी है, जबकि आपकी सरकार का एजेंडा ही शुरुआत में ही यही रहा है कि गरीबी क्षेत्रों तक, गांवों तक आप 24 घंटे या 22 घंटे बिजली प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए यहां हल्ला बोल कर रहा है विपक्ष। तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा के लिए। फिलहाल बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और सपा से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में मौजूद है। तो तमाम बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, देवेंद्र जी स्वागत है आप दोनों का, कि क्या सपा को कोसते कोसते सपा के रास्ते ही बीजेपी चल पड़ी? और जो 8 जिलों की बात कर रहे हैं उसमें
बिजली में अगर कोई कमी है तो उसके दुरुस्तीकरण की है, उसके सुधार की बात है। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि हमने जो सुधार किया, हम पहले ही देहात में 18 घंटे 22 घंटे और कहीं जहां शहरी क्षेत्र है उसमें लगातार 24 घंटे की आपूर्ति अच्छे से देने में कामयाब रहे हैं। पिछले 3 साल के पीरियड में ज्यादातर बिजली की व्यवस्थाएं हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सुधार दी हैं। जी सर, अगर बिजली, आप अपने सवालों में ही उलझ गए हैं सर। अब ये आपने जो ऐलान किया है इसमें आप घिर गए पूरी तरीके से, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं इतनी पुख्ता होती तो आखिरकार आपको चुनावों के पहले ये ऐलान क्यों करना पड़ता बिजली विभाग की तरफ से कि आप 24 घंटे बिजली दीजिए। अगर सारी चीजें इतनी सही तरीके से चल रही होती तो आपको ये ऐलान करने की 3 साल के बाद क्या जरूरत थी कि इन 8 जिलों में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो सर सवाल उठना तो लाजमी, ये तो खुलेआम दिख रहा है कि आप जनता को लुभा रहे हैं कि लीजिए अब चुनाव के पहले आपको हम बिजली दे रहे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे नेताजी जीतेंगे, हाथ जोड़ेंगे और बिजली गुल हो जाएगी। ऐसा क्यों है सर? सृष्टि जी, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम 8 विधानसभाओं की बात नहीं कर रहे, या हम इसके चुनाव से 10 दिन पहले 15 दिन पहले या 1 महीने पहले की बात जो है वो भी नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 वर्ष में जिस तरीके से बिजली को हम लोगों ने सुधारा है वहां सब जगह स्थिति बहुत अच्छी और स्ट्रांग है, और कहीं किसान को भी दिक्कत नहीं है। इस समय नलकूप के बारे में भी 1-2 बार डिबेट शुरू में हुई थी, बड़ी दिक्कत उठी थी। जैन सेट से लोग, किसान जो पानी अपना सिंचाई का जो व्यवस्था करते, बड़ी महंगी उनको बिजली पड़ती थी। लेकिन हमने ज्यादातर किसानों की यह समस्या हल कर दी है कि लोग जैन सेट का जो है वो सिस्टम भूल चुके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। और सारी लाइनें, जितनी जर्जर व्यवस्थाएं बिजली की थी, ट्रांसफार्मर से लाइन होता और बिजली घरों की जो व्यवस्थाएं थी वो सब हमने धीरे धीरे करके पूरी कर दी है। सृष्टि जी, हम जो 8 सीटों की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई नया आदेश पारित नहीं कर रहे। हमने पहले भी देहात में भी सर इन 8 सीटों की जगह आप खुद सोचिए ना सर। अब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। अरे वादे अगर आप कर रहे हैं तो आप खुलेआम कहिए ना कि हाँ हमने चुनाव से पहले ये वादे किए और हम कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। इन 8 की जगह अगर 12 आपने ऐलान किए होते कि हाँ 12 जगहों पर हम 24 घंटे लाइट की आपूर्ति कराएंगे तो समझ में आता कि आप इसे चुनावी एंगल से नहीं देख रहे हैं, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं। अगर आप 12, 14, 15, मान लीजिए 9 ही ऐलान कर दिया होता आपने कि इन 8 सीटें ही नहीं, इन 8 सीटों को मिलाकर एक और कोई जिला जोड़ लेते हैं, तब तो ये समझ में आता, आपकी बात जस्टिफाई होती। लेकिन यहां ये जस्टिफिकेशन आपको सूट नहीं कर रहा सर। कपीश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, ये आपको जस्टिफाई लग रहा है जवाब? सृष्टि जी, सबसे पहली चीज ये कि इन्होंने जिन 8 सीटों पे 24 घंटे बिजली का वादा किया है, ये मानने के लिए अब तैयार हो गए हैं। इन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में या इन 8 सीटों समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 24 घंटे की बिजली नहीं दी। हम अब ये मान रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ये बात कहते थे तो ये यही कहते थे कि हमने तो आमूल चूल पर किया है बिजली में और तमाम बिजली जा रही है, 24 घंटा है, खुशहाल भरा उत्तर प्रदेश हो चुका है, कहीं कोई नहीं। आपने अभी अपनी एंकरिंग के दौरान जो कैप्शन लिख के आया था कि बिजली के करंट से क्या मिलेगी जीत, तो सबसे बड़ी ये है कि ये तो करंट से मुझे नहीं पता है कि इनको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो गड्ढे युक्त सड़कें हो गई हैं उससे इन्हें हार का कलंक नहीं लगे। और बिजली जहां तक है, देखिए देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इतनी भोली नहीं है कि आप 8 सीटों पे चुनाव तक अगर आप कह रहे हैं कि 24 घंटे हम बिजली देंगे तो आप दे लेंगे, अन्य जगहों से कटौती करें। और उसके बाद आप 24 घंटे के बाद जब वहां पर हो जाएगा चुनाव तो 24 घंटे के बाद आप अपनी बिजली वापस कर लेंगे। मुझे ये बताएं, देवेंद्र प्रमुख जी को मैंने बहुत शांति से सुना है, कह रहे आमूल चूल परिवर्तन इन्होंने किया है। मैं कितने सब स्टेशन आपने बैठा दिए, आपने कितने विद्युत निर्माण केंद्र बैठा दिए, हमने तो ऊर्जा में बैठाया था। आप ये बतावें कि कितने विद्युत सब स्टेशन डाल दिए, नानपारा में कितने आपने प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा दी, और अगर ये नहीं बढ़ाई है तो फिर आपने कैसे सुधार दिया उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था। मैं गोरखपुर शहर में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि है, यहीं वो पले बड़े और बड़े हुए हैं, यहीं के मठ के वो मशाधीश भी हैं, लेकिन गोरखपुर में भी 5 से 6 घंटे की कटौती रोज होती है। बस अंतर ये है कि ये घोषित नहीं है, अघोषित कटौती है। और
ये जो है स्टेशन वाइज काटा जाता है, ये बताने के नाम पर कि हम इसमें जो है लाइन बिछानी है, यहाँ फॉल्ट आ गया है, नवीनीकरण कर रहे हैं। ये करते हुए 3.5 साल से ऊपर हो, ये ड्रामा पूरा उत्तर प्रदेश देख चुका है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कितना कथनी और करनी में अंतर है। आने दीजिए समय। इन्हीं 8 सभा जो उपचुनाव है, यद्यपि मैं ये नहीं मानता कि ये उपचुनाव जो हैं ये सेमीफाइनल हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि 8 सीट ये गंवाने जा रहे हैं और इनको ना बिजली के करंट से जीत मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक है कपिल जी, मैं आऊंगी आपके पास में, आपके सवालों का जवाब भी लूंगी। ये सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है सर क्योंकि अब 22 से पहले कहीं ना कहीं ये चुनाव हो रहे हैं और उसमें पूरी जोर लगा रही है विपक्षी दल भी, पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे आईना दिखाने की कोशिश की जाए। जो विपक्ष लगातार बोलता है कि हमें आईना दिखाना है सरकार को कि जनता इस बार आपके पक्ष के मूड में नहीं है, जनता बेहाल है, तो इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि इसमें जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर दिखाएंगे कि जनता इस समय किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। जो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है पूरी तरीके से कि हम अभी भी जनता हमारे पक्ष में है, या सारी चीजें जो विपक्ष कह रहा है वो निराधार हैं, इसीलिए इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कपिल जी। सृष्टि जी, सेमीफाइनल मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नहीं, हाँ। क्योंकि उपचुनाव कभी भी जो है वो सेमीफाइनल नहीं होते। सरकार जो जहां पर होती है उसके पास उसके तमाम तंत्र होते हैं, तमाम लुभाने की चीजें होती हैं, सब कुछ होती हैं, बावजूद उसके क्योंकि इन्होंने 3.5 साल से मुसलसल इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं किया है। मैं तो देवेंद्र प्रमुख जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई नई रोड बना दी हो, कोई नई ठीक है, बिल्कुल। चलिए कपिल जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब हम लेंगे। हमारे 2 और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। यूसुफ अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अजय वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी काफी देर से जुड़े हैं। अजय जी, आपका रिएक्शन ले लेते हैं पहले कि 8 आखिरकार इन्हीं सीटों पर और उन्हीं जिलों में क्यों 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश बीजेपी ने दिया। सरकार कह रही है कि हमने तो ऐसे ही जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए कहा, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। देखिए, इनकी हर चीज में चुनावी एजेंडा है प्रदेश की सरकार, चाहे बिजली का मामला हो, किसानों का मामला हो, उद्यानों का नाम बदलने का मामला हो, जिलों का नाम बदलने का मामला हो, प्रदेश में माइग्रेंट लेबर का मामला हो, ये हर चीज को सत्ता से जोड़ के देखते हैं। ये इसलिए सत्ता से जोड़ के देखते हैं कि इनका अपना एक एजेंडा है कि ना हम विकास करेंगे, ना हम अपराध रोकेंगे, ना हम गड्ढा मुक्त करेंगे, ना हम उत्तर प्रदेश को बिजली देंगे, ना हम बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन जब भी सीट सत्ता चुनाव का समय आएगा तो हम अपने उन झूठे वादों में थोड़ा सा एक मलहम लगाकर इस जनता को पुनः बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, जो 2017 में भी बनी थी, बाया इलेक्शन में भी सोच रहे हैं कि बन जाएगी। लेकिन अब जनता ये समझ चुकी है कि उसे व्यापार के नाम पर ठगा गया, रोजगार के नाम पर ठगा गया, किसानों को ठगा गया, महिलाओं को ठगा गया, व्यापारियों को ठगा गया। आखिर योगी सरकार अपनी उपलब्धि तो बताए। उपलब्धि यह है कि इस प्रदेश में अपराधों की भरमार हो गई है, उपलब्धि यह है कि इस प्रदेश में बेरोजगारी की भरमार हो गई है। और झूठ का आलम यह है, ये कहते हैं कि साहब एक नई फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। भाई 1987 में नोएडा फिल्म सिटी बनी थी, पूरे संसार को पता है। उसको आपने कितना विकसित करा आज तक? अगर लेकिन चूंकि इनको तो केवल चेहरे पर, जैसे चेहरा जब सस्ता है ना तो उस पर आप पाउडर, बिंदी और वो लगा लीजिए, तो इन्हें चेहरा सजाने का शौक है। चाहे पूरा शरीर खराब हो जाए, पूरा प्रदेश सड़ जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस इनका एजेंडा चलता रहना चाहिए, जो बिल्कुल निहायत गलत है। और इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के बच्चों के लिए, इस प्रदेश के भविष्य छात्रों के लिए और इस प्रदेश के अन्नदाता किसान के लिए ये जो कार्यवाही और ये जो सरकार बर्बरतापूर्ण काला कानून बनाकर कर रही है, ये आने वाले कल में इस वाया इलेक्शन में तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। इस आने वाले और मेन इलेक्शन में भी सरकार को इसका पूर्ण रूप से जवाब इस प्रदेश की जनता देगी। ठीक है, यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से इस समय माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, अपराध की बात कर लें, कई ऐसे केसेस सामने आ गए जिससे जनता में रोष रहा। रोजगार की बात कर लें, बहुत सारे छात्र संगठन, बहुत सारे छात्र इस समय सड़कों पर हैं। किसानों की बात कर लें, किसान इस समय सड़कों पर है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश दे देना 8 जिलों में सिर्फ और सिर्फ, और कहा जा रहा है कि आगे कई जिलों के लिए अभी सोचा और विचार किया जा रहा है। क्या लगता है कि जनता को इससे कितना फर्क पड़ जाएगा?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बिजली एक ऐसा मसला ज़रूर है कि बुनियादी ज़रूरत है जी। और सिर्फ 8 ज़िलों में जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, हाँ। उन ज़िलों में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान साफ तौर पे जनता को लुभावने वाला है, उसे चाहे कुछ भी कहा जाए। और कोई भी सरकार सत्ता में होती है, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है और उसके सत्ता में रहते जब बाई इलेक्शन होते हैं जी। तो इस तरह के लुभावने वायदे पार्टी भी करती है, सरकार भी कोशिश करती है। और उत्तर प्रदेश का एक ट्रेंड रहा है कि आमतौर से बाई इलेक्शन के नतीजे सरकार के फेवर में आते हैं। जो पार्टी सरकार में होती है, सत्ता में होती है, उसके फेवर में नतीजे आमतौर पे आते हैं। जी। अगर 2017 के चुनाव से पहले कुछ देखा जाए तो अपवाद के रूप में हाँ। लोकसभा चुनाव से पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन हाँ। ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में वो सब हवा हो गया। जी। तो इसमें ये कह देना कि भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं है। बात यह है कि विपक्षी पार्टी जो है, खासतौर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, जी। तो इनमें से कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है बनिस्बत के समाजवादी पार्टी और बीएसपी के। और सड़क पर जो संघर्ष करती दिख रही है वो कांग्रेस संघर्ष करती दिख रही है। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि सब कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है जी। वो मुद्दे जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मुद्दे सही उठा रही है, जनहित के मुद्दे उठा रही है, रोज़मर्रा के जो अपराध बढ़ रहा है उसके मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उठाना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी ने सत्ता छीनी थी 2017 में। हाँ। तो उतने मुस्तैदी से समाजवादी पार्टी भूमिका विपक्ष की नहीं निभा पा रही है। तो इन लोग उपचुनाव में ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है कि साहब विपक्ष ने कोई एकजुटता दिखाई हो कि बीजेपी को हराना ही हराना है। ऐसा लगता है कि साहब विपक्षी दलों ने यह मान लिया है कि बीजेपी के फेवर में नतीजे जाएंगे, इसलिए वो कोई हराने की उसे कोई कोशिश नहीं कर रहे। हरा के अगले चुनाव के लिए, जैसे कि आपने कहा, कोई और साथियों ने कहा कि भाई ये सेमीफाइनल हो सकता है, तो सेमीफाइनल तो मैं इसे नहीं मानता हूँ। बाई इलेक्शन कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता। सिर्फ 8 सीटों के पर उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो उसे सेमीफाइनल तो नहीं माना जा सकता। और ना ही इससे हवा का रुख पता चलेगा, क्योंकि एक एक ज़िले में शायद एक एक सीट है औसतन। तो यहाँ पे जो चुनाव होगा वो मैनेजमेंट का खेल ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के चुनावी नतीजे दिलचस्प होने हैं, क्योंकि अगर ये चुनाव सभी बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ये कहेगी कि साहब हमारे कामकाज से, सरकार के कामकाज से प्रदेश की जनता खुश है और वो उसे एक अपने सर्टिफिकेट के रूप में लेगी। और अगर बीजेपी इन सीटों में से कुछ सीटें, ज़्यादातर सीटें हार जाती है, तो विपक्षी दलों को यह मौका मिलेगा कि वो सरकार के खिलाफ एक माहौल को बनाए, उसके खिलाफ एक हवा को बनाए। तो इससे ज़्यादा इस चुनाव की अहमियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कपीश जी, जैसे सुना आपने कि कांग्रेस पार्टी की सक्रियता ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आखिरकार एक मजबूत विपक्ष के रूप में सबसे नंबर 1 पर रहने का दावा लगातार समाजवादी पार्टी करती रही, तो सिर्फ क्या ट्विटर पर ही सारी बातें करके आप लगता है कि इस बार उपचुनावों को भी आप जीत लेंगे? क्योंकि जीतना भी कहीं ना कहीं आपके लिए भी जरूरी है कि कम से कम उसी के आधार पर आप आगे की अपनी रणनीति बना पाएंगे। तो उतनी मजबूती, आखिरकार मुद्दे बहुत सारे आपके सामने हैं, लेकिन आप उठा क्यों नहीं पा रहे? जी बहुत अच्छी बात है। और हमारे पत्रकार मित्र ने जो बात कही है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन ये इसका अपना पर्सनल व्यू। हम आपको बतावें कि इन 8 ही सीट नहीं, हम उत्तर प्रदेश में समूची सारे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी बूथ कमेटियां तैयार। हम लोग ने मुसलसल तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर क्रमबद्ध तरीके से अपनी टीमें बना के रखी हैं। बूथों पे हमारी डबल टीमें हैं। और जहां तक रह गई बात आंदोलन की और जनता से जुड़ने की, तो जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसके संगठन में दम होता है, जो कॉक्सी नहीं होता है, चंद ऊपर के लोगों के द्वारा जो है वो युद्ध नहीं जीता जा सकता। और कांग्रेस बहुत अच्छी बात है कि मेहनत करे, उनको पूरा अख्तियार है कि वो अपने लिए काम कर सकते हैं। देश की जनता के लिए उनका भी काम है, उनको करना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है अगर ऐसा कर रहे हैं और ऐसा दिख रहा है। लेकिन हकीकत हम अपनी बता रहे हैं कि जो जमीन से जुड़ करके काम करता है वही चीजें दिखाई देती हैं। अब जहां तक आंदोलन का सवाल है, देखिए आगे हम लोगों ने तहसील स्तर तक पूरे गांव से जगाने का काम किया है। जितना बड़ा हम लोगों ने आंदोलन आज खड़ा किया है, आप देखिए कि किस तरीके से योगी की पुलिस अभी 17 तारीख के अंदर जो किया, लाठी बरसा करके अगर किसी का सर खोलने का काम किया योगी की पुलिस ने, और खून बहाया अगर किसी ने, तो समाजवादियों ने बहाया। इससे पहले भी आप लगातार देख रही हैं, जो नीट की थी, आपने ही कहा
कि भाई इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने उस समय भी आपको कहा कि कोरोना काल में हम अपने ऊपर सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन जनता को सख्ती में नहीं आने देंगे। और हमारे लोगों ने पूरा मास्क लगा करके प्रदर्शन किया था, बावजूद उसके योगी सरकार ने घरवा के पुलिस से मार के एक घेरे के अंदर किया। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म थी जी। तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, उनका अपना एंगल होगा। और हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें सचेत करने का काम किया और हम मुस्तैदी से लेकिन काम कबीर जी कुछ अलग तो बीजेपी नहीं कर रही है। जो समाजवादी पार्टी करती थी बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। मैंने पहले भी कहा कबीर जी, जो समाजवादी पार्टी करती थी वही बीजेपी भी कर रही है, कुछ अलग नया नहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी वही कर रही है जो इससे पहले तमाम पार्टियां करती आई हैं कि उपचुनाव आते हैं, उससे पहले आप स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जरूरतों को लेकर जनता के बीच में जाइए, उसे पूरा करिए, और उसके बाद में अगर बीजेपी ये कर रही है तो आपको गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि इसी आधार पर तो आप भी लगातार जीतते आए, आप भी अपना कब्जा बनाते आए जब आप सत्ता में थे। ये बहुत अच्छा आपने कहा। हम ये कहते हैं कि आज तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए हम क्या करते हैं। हकीकत ये कि हम लोग ने कभी अपने चुनाव में जाने से के लिए इस तरीके के आडंबरों को नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये कह देने मात्र से कोई धार इनके पर से कुंद नहीं होने वाली, वो तो सारी जनता देख रही है। अब देखिए, ये लोग बात करते थे कि जंगल राज कायम है तो, लेकिन आज आप देख लीजिए कि वास्तव में जंगल राज तो आज कायम हुआ है। वो प्रदेश की जनता देख रही है कि पुलिस भी अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है और शरीफों के साथ एनकाउंटर करने का भी काम हुआ। ये नहीं कह सकते हैं 22 केसेस मैं आपको बता सकता हूं कि मानवाधिकार ने इनके ऊपर मुआवजा लगाया हुआ है, और 22 केसों में जो पूरे भारत में से 17 केस उत्तर प्रदेश के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से जंगल राज कायम है, पुलिस स्वयं में एक गुंडागर्दी कर रही है और गुंडे तो मुक्त हो चुके हैं। सेलेक्टिव मोड में सरकार जो है अपराध पे काम करना चाहती है। एक जात बिरादरी के अपराधियों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। हम तो कहते हैं सब पर काम करो, क्योंकि कानून तो एक जैसा होता है। अगर आपको राम राज्य स्थापित करने का वादा आपने किया था तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आपने राम राज्य नहीं। कबीर जी देखिए, आप मुद्दे को थोड़ा अलग लेकर गए, आप मुद्दे को अलग लेकर गए, लेकिन अपराध की अगर आप बात करते हैं तो अपराध में जात बिरादरी तो कुछ नहीं होती है। आप कहते हैं अंसारी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मुख्तार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कहते हैं अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जिनको आपने लगातार पाल पोस कर बड़ा किया और आज इतना बड़ा बना दिया कि पूरा खानदान अपराधी है। और जब बसपा के प्रवक्ता बैठते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत मासूम और मजलूम इंसान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। विकास दुबे जैसे व्यक्ति का एनकाउंटर होता है तब भी आप रोने लगते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो आखिरकार सुकून से जी कौन रहा है यूपी में, जब सारे के सारे जात बिरादरी वालों पर अत्याचार ही हो रहा है? अपराधियों की कोई जात होती है क्या सर? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी अपराधी की कोई जात होती है या जाति से उसको पहचाना जाता हो कि भाई ये अपराधी है, हाँ इस जात का है तो ये अपराधी होगा। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत कि ना तो आतंकवाद की कोई जात होती है और ना अपराध की कोई जात होती है। लेकिन ये तो योगी सरकार सेट कर रही है ना। अगर विकास दुबे के साथ एनकाउंटर हुआ तो आपको ये भी याद करना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आईना दिखा। अगर डॉक्टर कपिल जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके ऊपर आपने एनएसए लगाया तो आपको लताम लगाई है हाईकोर्ट ने। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट कह रही है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये जाति बिरादरी और धर्म देख करके काम कर रहे हैं। और यही बात तो इन्हीं के विधायक जो देवमणि द्विवेदी जी हैं सुल्तानपुर से, उन्होंने भी कहा। उन्होंने बाकायदा एक 40-50 लोगों के एक ठाकुर समाज से आने वाले जो अपराधी हैं। चलिए ठीक है कबीर जी, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, मुद्दे पर आते हैं। आपके जो आरोप थे उसका जवाब ले लेते हैं। सर प्लीज, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है पूरा। जैसा लागू होना चाहिए ना। हम अतीक अंसारी और किसी की पैरवी नहीं करते, क्योंकि 2017 के पूर्व हमारी समाजवादी पार्टी ने जिस यज्ञ की शुरुआत की थी शुद्धता की, वो हमने अपनी पार्टी से किया था। और आज हमारी पार्टी एक नए कलेवर की पार्टी है। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। आजम खान के अपराध इसीलिए तो दिखाई नहीं देते सर। खैर, इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आजम खान के लिए आप न्याय की गुहार लगाते हैं, और लेकिन उनके अपराध आपको, उन मासूम आंखों के आंसू आपको दिखाई नहीं देते जो लगातार बिलखते रहे थे, वो आपको नजर नहीं आते सर। और आप शुद्धिकरण की बात करते हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे वापस सर, मुद्दे पर बात करेंगे। तो क्या बिजली से मिलेगा जीत का करंट? जाहिर तौर पर सवाल इसलिए उठता है कि ठीक उपचुनाव के पहले सरकार की तरफ से यह आदेश कहीं ना कहीं विपक्षी दल तमाम सवाल इस मुद्दे को लेकर खड़ा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, तमाम आरोप आपके ऊपर लगे, जैसा आपने सुना कि एक बार फिर से आप उपचुनावों के पहले एक माहौल बनाने की
जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश एक बार फिर से आपने की है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं होने की सच्चाई आपने खुद उजागर कर दी है। इन 8 जिलों में 24 घंटे तत्काल बिजली देने का आदेश देकर आपने खुद यह बता दिया है कि इससे पहले जो वादे हुए हैं वो कितने खोखले रहे हैं, और ये कितने दिन के लिए 24 घंटे बिजली रहेगी इन 8 जिलों में खास तौर पर, यह भी कृपा करके बताइए, जनता जानना चाहती है। सृष्टि जी, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि कोई सपना किसी तरीके का ऐसा नहीं दिखाया गया जिसे सरकार पूरा ना कर रही है। पिछली सरकारों में कई चीज निकल कर आई, कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें आई हैं निकल कर, और सपा की तरफ से भी आई हैं कि हमारे मित्र ने डिबेट्स को घुमाने का बहुत काम किया है और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दलील दी है, और कहीं ना कहीं जोश में और भावात्मक तरीके से एक बात उन्होंने और कहा कि ठाकुर समाज का नाम लेकर भी उन्होंने इंगित किया है। यही इनकी बदकिस्मती है कि ये जब भी नहीं सर, ठाकुर समाज पर देखिए मैंने उनको भी रोका सर, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज हम मुद्दे पर बात कर लेते हैं ना सर, बिजली पर बात कर लेते हैं। कितने दिन ही बिजली रहेगी 24 घंटे, बस ये बता दीजिए। जनता जो देख रही होगी वो जानना चाहती है कि ये खुशहाली उनके जीवन में कितने दिन तक बरकरार रहने वाली। उपचुनाव के अगले दिन ही क्या बिजली गुल हो जाएगी चुटकी से सर? जैसे नेताजी आएंगे, नमस्कार करेंगे, अगले दिन बिजली गायब, फिर इंतजार करना पड़ेगा हमें। तो ये जनता पूछ रही है आपसे, ठाकुर समाज पर फिर से बात करेंगे कभी सर? अभी जरूरी है बिजली। ये जो जिस तरीके से इसे घुमा रहे हैं ना, वो भी जनता की नजर नहीं, मैंने उनको रोक दिया सर। आप कपीश जी नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल कपीश जी बिल्कुल भी डिबेट को मत घुमाइए, आप बिजली पर रहिए। जनता जानना चाहती है कि बिजली कब तक रहेगी, वो तारीख भी जानना चाहती है सर। कितनी हैरानी परेशानी, हम लोग एसी कमरे में बैठकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उनकी भावनाओं के साथ ये कितना खिलवाड़ होता है कि चुनाव के पहले हाथ जोड़कर आते हैं, भाई साहब बिजली आपके लिए तोहफा, उसके बाद गुल हो जाती है। तो इसीलिए जनता पूछ रही है आपसे सर, प्लीज बताइए। वैसे सरस्वती जी, एक आपकी डिबेट्स में ये फायदा रहता है, कोई भी प्रवक्ता बैठा है ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, जिस तरीके से आधा काम अपने आप ईमानदारी से निपट जाता है सर। तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना सर। अब आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं ना, आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं डिबेट को, तो रास्ते पे तो लाना मेरा ही काम है ना सर। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपसे नहीं बच पाएंगे। मैंने कहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम 3.5 साल को प्लस कर रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, और 3 साल से ज्यादा का जब समय हमको हो गया है जी, तो हमने पीछे जो जिक्र आया, अभी हमारे मित्रों ने कहा कि इतने समय की जो कटौती होती है, और वो कहते हैं कि फॉल्ट में हुई है कटौती, या किसी और कमी की वजह से हुई है, या कोई लाइन का जो है शुद्धिकरण चल रहा है, ये तो सच्चाई है। यही तो लोग मान रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से सपा और बसपा का शासन इस प्रदेश में चल रहा था। क्या हालत थी सृष्टि जी? जहाँ 3 दिन में 1 दिन बल्ब जल जाता था, लाइट आ जाती थी, जहाँ 3 महीने में एक एमएलए ट्रांसफार्मर लगवा देते थे तो उसकी वाहवाही हो जाती थी। ये सब चीज भुलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक मित्र का सवाल आया था इन्हीं सपा वालों का कि कितनी इन्होंने सड़कें बनाई हैं, कितनी इन्होंने बिजली घर बनाए, कितने इन्होंने कितने ट्रांसफार्मर लगवाए। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि बिजली घर तो अनगिन है, सैकड़ों के नहीं हजारों की बात बताता हूँ। अगर इस डिबेट में समय हो तो कॉपी पेन से लेकर नोट कर सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात, जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, जो हमने शुद्धिकरण अब तक किया है, जिस ट्रांसफार्मर को आप 8 दिन में नहीं लगा पाते थे, हमारे यहाँ सरकार का आदेश है कि 24 घंटे के अंदर अगर ट्रांसफार्मर ना बदला जाएगा तो बिजली विभाग के कर्मचारी, एजुकेटेड इंजीनियर से सर, स्मार्ट मीटर आपको याद होगा शायद, स्मार्ट मीटर आपको याद होगा, स्मार्ट मीटर आपको याद होगा ना सर शायद, क्या हाल हुआ उसका? देखिए, मंत्री जी तक को सामने आना पड़ा कि मुझे नहीं मालूम था, कितने अभियंताओं को सस्पेंड किया गया। खुद ऊर्जा मंत्री को यह बात नहीं पता थी कि स्मार्ट मीटर किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से वो ठप पड़ा हुआ है। ये चीजें जब निकलकर सामने आई तब अधिकारियों को, मंत्रियों, अभियंताओं को सस्पेंड किया गया। तो स्मार्ट मीटर के हालात क्या रहे? और सबसे बड़ी बात ये देवेंद्र जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आखिरकार 3 साल के बाद, आप खुद अपने 3 साल का कार्यकाल गिना रहे हैं, 3 साल के बाद क्या हम इस स्थिति में हैं या आप इस स्थिति में हैं? क्या आप ये दलीलें हमें देंगे कि सपा और बसपा ने क्या किया, सपा और बसपा ने क्या किया? इसीलिए आज कपीश जी विपक्ष में बैठे हैं और वो अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे वो बता रहे हैं यहाँ पर, वो आपकी खामियां गिना रहे हैं, वो इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो वो आपकी जगह बैठे होते अगर उन्होंने बहुत बेहतर काम किया होता। तो हम ये अब दलीलें सुनने की मूड में जनता भी नहीं है सर कि सपा बसपा ने ये नहीं किया और हमने ये कर दिया। अब ये चीजें नहीं चल पाएंगी सर, कुछ नया लेकर आइए।
मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा एक वादा है, हमने कहा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा स्पष्ट बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देश में कोई स्पष्टता है तो माननीय योगी जी की है। जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। और हमने ये जो आपने 8 उसकी विधानसभा की बात आ रही है उपचुनाव की, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार वचनबद्ध है कि हम अगले चुनाव में आने से पहले देहात हो या आपका शहरी हो या और भी कोई अदर ऐसा इंटीरियर एरिया हो जहां बिजली की व्यवस्था आज भी सुचारू नहीं पाई, उसे हम नहीं सर, ठीक है, आप कम से कम एक राह तो बना रहे हैं, आप विपक्षियों के लिए एक राह बना रहे हैं। आप जैसे समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ हो, सफाई हो, यहाँ 24 घंटे बिजली आती थी। अब आपने कहा ऐलान आपने 2017 में किया, उसे इंप्लीमेंट 2022 के चंद महीनों पहले कर दिया जाएगा। ये वादा आपने कर दिया कि 2017 में हमने 24 घंटे बिजली देने का आदेश दिया था, लीजिए 2022 खत्म होने के पहले हमने 2 महीने पहले आपको 24 घंटे बिजली दे दी, है ना। हमने अपना वादा 17 का 22 में पूरा कर दिया चुनाव आने से पहले। यह आप रास्ता बना रहे, बेहतर सर, अच्छा है। आप और दलों को रास्ता भी दिखा रहे हैं कि 17 में वादा करो और 5 साल के बाद फिर से चुनाव में जाने के पहले उसको पूरा कर दो, उसके बाद कहो हमने अपना मैनिफेस्टो क्लियर कर दिया। भाई अब जनता देख ले। मेरा जवाब मोड़ दिया बिल्कुल। हाँ। आपने दिशा जो है उसकी चेंज कर दी, मेरा स्पष्ट आप समझ नहीं सके। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया में 16वां नंबर आबादी में आता अपने आप में देश है। हाँ। यहाँ सुधार की निचले स्तर से जरूरत थी और हाई स्तर तक सुधार होने थे, और जिसको हम वचनबद्ध तरीके से करते हुए आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन रात दिन मेहनत की है। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जो है वो वास्तव में ऊर्जावान है। हमने बिजली को उत्तर प्रदेश में दिशा देने का काम किया। अजय जी, ठीक है, कपिल जी, देवेंद्र जी, हम आएंगे आपके पास, काफी समय हो गया। अजय जी बोलिए सर। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, लुभावने वादे, सुनहरे ख्वाब, झूठी चर्चा, झूठ को बोना, इनके वीर और बयानवीर झूठ उगाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर झूठ पे हंसते हैं। फिर कहते हैं कि भाइयों हम विकास कर रहे हैं, हम भाइयों उत्तर प्रदेश को नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए कंगना के मुद्दे पर, इसलिए सुशांत के मुद्दे पर, इसलिए रिया के मुद्दे पर 24 करोड़ लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन उत्तर प्रदेश के भोले लोग 2017 में तो इनकी बातों में आ गए थे। भोला किसान, भोला अन्नदाता, जो अन्न देता है पूरे संसार को, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में, जो सबसे बड़ा अन्नदाता यहाँ है। उसके साथ जो ठगने का काम पर, अगर आप ईमानदार हैं, आप अपने उस अध्यादेश में लिख दीजिए ना कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा। बस वादे करते, वादे तो 2 करोड़ नौकरी के भी थे, 15 लाख के भी थे, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के भी थे, पता नहीं किस किस के थे। अब बिजली के उस पर इन्होंने कहा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं सृष्टि जी कि आपने कहा कि अपने आप ही आपने अपना चेहरा दिखा दिया 8 स्थानों में बिजली भेजकर चुनाव से पहले। वाया इलेक्शन हार जीत मतलब नहीं है, हार जीत प्राथमिकता इस प्रदेश के लिए जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने तय करी थी। लेकिन सरकार अपने मद में, सरकार अपने एजेंडे में, सरकार अपनी उन चीजों को, चाइना अटैक करता है, चाइना कब्जा करता है, लेकिन चाइना से डरते हैं, नाम तक नहीं लेंगे। उन सबको दिखाने छुपाने के लिए इस तरह की चीजें करती है जो बेहतर नहीं है। आने वाले कल में उत्तर प्रदेश में विकास की गति का पैमाना नाप लीजिए, 0/0 मिलेगी। नौकरी की गति का पैमाना नाप लीजिए, 0/0 मिलेगी। अपराध का मामले अगर देखेंगे तो बढ़ोतरी मिलेगी। बलात्कार, मर्डर, लूट, ज्वेलर्स लूट रहे हैं, सुनार लूट रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है बाबा साहब? आपको तो ये सोच के सत्ता जीती कि आपने कहा था गड्ढा मुक्त, अपराध मुक्त और बिजली युक्त, लेकिन ना तो गड्ढा मुक्त हुआ, ना अपराध मुक्त हुआ, ना बिजली युक्त हुआ। हम ये चाहते हैं इस जनता की भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए और इस छदम राष्ट्रवाद के सहारे जो हिटलरशाही चल रही है इसे बंद कर दीजिए। यानी जर्मन का हाल पूरे संसार ने देखा था, यूरोप का हाल क्या हाल है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अजय जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे।
अंसारी साहब के पास एक बार जाते हैं। सर, इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा या क्या मुद्दा इस बार हावी पड़ने वाला है? जैसा आपने हालांकि एनालिसिस करके बताया कि बहुत ज्यादा मायने उपचुनाव के नहीं निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो सत्ता में होता है उसका पड़ता दिखाई देता है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी बीजेपी जीती नहीं है। इस बार सीट की बात कर लें या मल्हानी सीट की बात कर लें, दोनों ही जगह बहुत ज्यादा टिपिकल रही हैं बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार क्या लगता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा मुद्दा है या कौन इस बार भारी पड़ने वाला है? देखिए, स्वार सीट तो समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट है। अब समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है आजम खान, उनके बेटे वहाँ से जीते थे जी। और उनका शायद चुनाव भी रद्द हुआ है, इसलिए वो दोबारा चुनाव वहाँ पर हो रहा है। तो वो सीट समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि वो सीट उनके पास बनी रहे जी। और बीजेपी की ये कोशिश होगी कि बीजेपी उस सीट को समाजवादी पार्टी से झटक ले। हाँ। तो ये प्रतिष्ठा की सीट, इस सीट पर जरूर दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई होगी। क्या होगा ये तो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ। एक बीजेपी की ये खासियत है जो बाकी पार्टियों में ये खासियत देखने को नहीं मिलती है जी। कि बीजेपी बहुत वेल प्लान तरीके से चुनाव लड़ती है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में, तो पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतने में इसलिए कामयाब रही कि बीजेपी ने उन 133 के आसपास सीटों की निशानदेही की थी हाँ। कि जहां इससे पहले कभी वो जीती नहीं थी जी। और उनके लिए खास मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई, एक मंत्री इस पर तय किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि वो सीटें जीती जाएं और बीजेपी ने उनमें से ज़्यादातर सीटें जीती। तो अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा क्योंकि ये लखनऊ के हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे कि अगर बीजेपी ने ये ठान लिया है कि साहब इन 2 पर्टिकुलर सीट जहाँ से बीजेपी कभी नहीं जीती है वो हमें जीतनी है और उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है ताकि उन सीटों को जीता जा सके, तो बीजेपी वो सीटें जीत के इतिहास रच सकती है। और अगर नहीं किया है तो उस पर कांटे की टक्कर रह सकती है। लेकिन स्वार सीट पे बीजेपी की कोशिश पूरी तरह से होगी कि वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक नाक की बाल वाली सीट को बीजेपी जीत के उन्हें एक तरह से धूल चटाए। बिल्कुल। वही समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि इस प्रतिष्ठा वाली सीट को किसी भी सूरत में हाथ से न जाने दिया जाए और बाकी सीटों पर भी बीजेपी को पटखनी देके कम से कम जनता के बीच संदेश दिया जाए कि बीजेपी की सरकार जो वादे करके आई थी और जो वादे पूरे नहीं किए हैं और जनता में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, किसानों के मुद्दे पर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि उस आक्रोश को वोटों में तब्दील कर पाए। लेकिन चूंकि तीनों दल अलग हैं और तीनों का एक कॉमन वोट ऐसा है कि जो जिसके पक्ष पे ज्यादा पड़ेगा उसका पलड़ा भारी होगा और इस बिखराव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो विपक्ष की तरफ से कहीं ये कोशिश दिखती नहीं है कि वो बीजेपी को इस उपचुनाव में कोई धूल चटाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई आपस में गठबंधन कर रहे हैं। इसलिए गठबंधन को लेके कोई जो लोकसभा में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, लोकसभा चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के साथ विधानसभा में हुआ था, वो टूट चुका है। तो विपक्ष की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत गंभीरता से ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दिल्ली में थे, उनके दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है कि भाई उपचुनाव को किस तरह से लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस जमीन पे संघर्ष करती हुई दिख रही है, मुद्दे उठा रही है, लेकिन वो इन उपचुनावों में क्या अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी, अच्छा वोट ले पाएगी, जीत पाएगी, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अभी तक पिछले 5 महीने से कोरोना की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज लगभग बंद हैं और अब जाकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी आज के बाद थोड़ा खुलनी शुरू होंगी। 50 लोगों की भीड़ की रूल को बदल के शायद अब 100 लोगों की एक साथ इकट्ठा करने जाने का नया नियम आया है। तो देखना होगा कि अगले 2-4 दिन में या हफ्ते भर में पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी होती हैं और जो सरकार की तरफ से बिजली देने का वादा किया गया है 24 घंटे इन जिलों में, तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा इसका मुझे नहीं लगता है। सरकार की जिम्मेदारी तो पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की है और ये वादा योगी जी ने यानी बीजेपी की तरफ से 2017 के चुनाव में किया गया था। तो सिर्फ 8 जिलों में बिजली देना और उसके ऊपर चुनाव जीतना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई चुनाव को असर करने वाला होगा। ये वादा नहीं भी करती योगी सरकार तो भी चुनावी नतीजे वही रहने वाले जो होंगे। बिल्कुल ठीक है। कपीश जी, क्या मजबूती
क्या तैयारी चल रही है आखिरकार? बीजेपी पर तो हमने बहुत चर्चा कर ली, जो पासा फेंकना था उन्होंने फेंक दिया, जो नतीजे होंगे अब बीजेपी अपनी तरफ से संगठन के तौर पर भी तैयारी, कार्यकर्ताओं के तौर पर भी तैयारी बड़ी मजबूत रहती है मैनेजमेंट की, वो हमने हर चुनावों में देखा है। जैसा अभी अंसारी साहब ने भी कहा कि बहुत प्री प्लान तरीके से बीजेपी अपना चुनाव लड़ती है, लेकिन विपक्ष की क्या मजबूती इस बार हमें देखने को मिल रही है? खासतौर पर समाजवादी पार्टी की बात करें, सबकी निगाहें आप पर रहती हैं, क्या ऐसी मजबूती के साथ आप उतरने वाले हैं या फिर सीधे आप ये सोच रहे हैं कि विधानसभा में आप टक्कर देंगे? हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने जो बात कही है, हम लोग तो सीखने वाले लोग और हम लोग सबसे सीखते हैं, आपसे भी सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहना चाहते कि देखिए, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारे पास पैसे नहीं और इनके मंत्रियों ने जाके चुनाव नहीं जिताए हैं उन 130 जगहों पे जहां आप बने। ये जो मीडिया का मैनेजमेंट इनका रहा, जहां जनसभाओं में करोड़ों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए, आप सोचिए कि हम 3 दल होने के बाद भी 13 ही संयुक्त रैली कर पाए, इसके अलावा किसी पार्टी ने कोई रैली अलग से नहीं। तो हम लोग गरीब लोग ये धन बल के आधार पे, मीडिया के मैनेजमेंट पे और ये सारी चीजों को मिला करके इन्होंने कोशिश की, लेकिन देखिए कितना आखिर चलेगा। अब इनकी पोल पट्टी खोल चुकी है कि कितना राष्ट्रवाद है, क्योंकि आज चाइना, पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल, जिससे रोटी बेटी का रिश्ता था, आज वो आंख आपको दिखा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी विदेश नीति बहुत सक्सेसफुल बनी। आप कश्मीर में 370 लगाने के बाद भी आप वहां पर टेररिस्ट अटैक नहीं रुक पाए, बल्कि वहां के लोग जी। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, जिस तरीके, अच्छा मैं बिजली की बात करूं, हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इन्होंने 24 घंटे बिजली की बात कही, आज बिजली पे ही बात है, तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब से योगी सरकार बनी 4 बार उन्होंने बिजली के दरों को बढ़ाने का काम किया। 3.5 रुपए जब हम लोग छोड़ के गए थे, आज 7.5 रुपए के आसपास बिजली की दरें चल रही हैं और फिर बढ़ाने जा रहे हैं। और इन्होंने जो भी दरें बढ़ाई हैं वो सब गरीबों के लिए, किसानों के ऊपर भी जो फिक्स चार्ज आते थे वो सब हटा करके इन्होंने मीटर लगाया। पानी भी वो बेचारा चलाता है तो पैसे पे चलाता है, तो वो भी देख रहा है। और पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा कर दिया कि उनकी सिंचाई और उनकी रुपाई, ये सारी चीजों में दिक्कत आ गई है, तो किसान भी सबक सिखाएगा। और जो अपराधीकरण इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस का किया और अपराधीकरण पूरे समाज का कर दिया है, वो भी इनको समाज सिखाने जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की ठीक है, बिल्कुल। चलिए कपिल जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जानने से पहले बस ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी मीडिया मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे? आप मीडिया मैनेजमेंट की बात करके सारी चीजें उठाकर, बीजेपी की जब बात आती है तो सारी चीजें उठाकर आप मीडिया पर थोप देते हैं कि मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, मीडिया इनके साथ चलती है इसलिए ये जीत जाते हैं। हम और आप आज बैठ के किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं सर? सवालात सबसे ज्यादा किससे किए गए, लेकिन सीधे मामला कहाँ आता है? मीडिया पर, कि मीडिया बीजेपी के साथ खड़ी रहती है इसीलिए बीजेपी जीत जाती है। मीडिया की वजह से सरकार बनती है क्या सर? मीडिया सच दिखाता है, खाली अपना काम करता है। दूसरी बात सर, दोनों बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। एक और बात, आप गरीबी की बात कर रहे थे, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बहुत मजलूम हैं और आपकी पार्टी बहुत गरीब है। सफाई का माहौल शायद उस समय आप समाजवादी पार्टी में नहीं रहे होंगे कि सफाई में कितने करोड़ों रुपए जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च करके क्या क्या प्रोग्राम होते थे। मैं नहीं कहना चाहती सर, लेकिन किन किन एक्टर और एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था, वो गरीबों की पार्टी कैसे हो सकती है? ये समझ से परे है सर। आखिर समाजवादी वो गरीबों की पार्टी कैसे हो सकती है? आप हो सकता है उस समय में समाजवादी पार्टी का हिस्सा ना रहे हो, लेकिन वो तस्वीर आपको याद करनी चाहिए। सैफई में फिल्म कलाकारों को बुलाकर उनसे डांस करवाया जाता था जन्मदिन पर, और सैफई में 24 घंटे बिजली आती थी, गांवों में बिजली नहीं पहुंचती थी। और आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी पार्टी बहुत गरीब है, हम रैली भी नहीं कर पाते। ये आपत्ति है सर मुझे। बैठाई जाती है मीडिया पे, ये सारी जनता जान रही है, तो इसलिए इसको धुलने का काम मत कीजिए। 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखित वो है कि 800 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया है मीडिया मैनेजमेंट में। सर आपके पास आया होगा खर्चा, हमारे यहाँ तो 1 भी करोड़ रुपए नहीं आया मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए। हमारे यहाँ तो कोई करोड़ रुपए नहीं आया सर। तो इसीलिए आप कृपया करके, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ सर,
कि चुनावों के मुद्दे पर मीडिया पर स्टैंप लगाना छोड़ दीजिए सर। अब जमीन पर उतरकर काम करिए, जनता के बीच में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। मीडिया वो भी दिखाता है कि कौन कितना काम कर रहा है, सवाल जवाब हम उसी पर करते हैं सर। तो ये बेहतर होगा कि इसको खत्म किया जाए। देवेंद्र जी, चलिए मैं आगे बढ़ूंगी सर, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी बात को स्वीकार कीजिए। मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। आप बहुत प्रतिष्ठित एंकर हैं और आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एलो जर्नलिज्म किसी देश के अंदर है और तमाम मीडिया करती है और खुलेआम करती है। कितने लोगों के पैसे लगे हुए और रिपब्लिकन भारत किस तरीके से बना है वो किसी से छुपा नहीं है। इनकी नीति, इन्होंने कई क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं सर। तो आप भी दे देते 2-4 करोड़, अगर करोड़ रुपए देके मीडिया काम कर रही है, सफाई में डांस करवा सकते हैं, तो 2-4 करोड़ आप भी दे देते ना। हमने 1 रुपया आप अरे 2-4 करोड़ दे देते, आप भी जीत जाते। अरे 2-4 करोड़ देके अगर आप सत्ता बना रहे हैं, आप अपनी सरकार बना रहे हैं कि बीजेपी ने मीडिया को करोड़ों रुपए दे दिए, अब बीजेपी सत्ता में बैठी है, अरे तो सफाई का महल बेच के पैसा दे देते सर। जहां पर डांस होता था जन्मदिन पर, वो भूल गए क्या? और गरीबों की पार्टी हो गए आप। जहां लाखों रुपए उड़ा दिए जाते थे वो भूल गए आप सर। अब मीडिया पर ठप्पा लगाने चले आए सर। बेहतर नहीं लगता है सर ये? 2-4 करोड़ देकर आप भी सत्ता में बैठ जाते, मुख्यमंत्री बना लेते सर, आप भी मंत्री बन जाते, बेहतर था। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, समय हो रहा है सर, 51 हो गए, समय हो रहा है। चलिए देवेंद्र जी। इन लोगों की तीसरी पीढ़ी गिन लीजिए, इनके तीसरी पीढ़ी के लोगों के भी स्विस बैंक में खाते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री के खाते की एक बार जांच करा दीजिए और इनके संरक्षक और इनके पूर्व मुख्यमंत्री और इनके जितने भी इनके बाहुबली मंत्री है जिनके आज महल गिर रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक भी अगर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया 8 सीट पर समाजवादी पार्टी पर नहीं निकल रहे किसी चीज से लेकर या धन का जो संपन्न इन्होंने जिस तरीके से कमाया इकट्ठा करा है, क्या वो सफाई के काबिल हो, सफाई के मेडिकल कॉलेज हो, या इनके उत्तर प्रदेश में संपत्ति हजारों करोड़ की हो, कहीं इस देश के प्रधानमंत्री की संपत्ति मुझे बता दीजिए। और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कितने खाते उनके नाम से चलते हैं, कितने धन। चलिए ठीक है देवेंद्र जी। कपिल जी आखिरी कमेंट लेंगे। अंसारी साहब से शुरुआत करते हैं, कृपा करके शांति बनाए रखें सर, आप वाइंड अप करना है प्लीज। अंसारी साहब आखिरी कमेंट, एक कमेंट लेंगे बस, ठीक है सर। देखिए सृष्टि, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि भाई हम गरीब पार्टी हैं, हाँ। तो ये तो सिर्फ एक अपने ऊपर से मतलब अपनी खुद की मजाक उड़ाने वाली बात है। और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि जब सफाई महोत्सव हुआ करता था उसका कोई लॉजिक नहीं था। हजारों करोड़ रुपए उस पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही वहाँ उड़ाए गए, और उतना पैसा अगर प्रदेश के विकास पे लगाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान मेरा कई बार सफाई जाना हुआ है और मुझे खुद देख के हैरत होती है कि सफाई में किस तरह की सड़कें हैं, और सफाई और इटावा जिले से बाहर निकलते ही सड़कों की दुर्दशा सामने आ जाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम किया था कि साहब 15 जून तक वो सारे गड्ढे भर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत आज भी सुधरी नहीं है। 3.5 साल बाद बीजेपी की सरकार को बने हुए हो गए हैं, और ये बड़े शर्म की बात सरकार के लिए है कि आज उन्हें बिजली 24 घंटे बिजली देने का लॉलीपॉप देकर वोट की मांग करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो काम किए हैं, विकास के दावे बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, उन पर भरोसा नहीं है। और जनता के गुस्सा में जनता में जो गुस्सा है अंदरूनी तौर पे, उस गुस्से का कहीं ना कहीं डर है कि जनता उन्हें सबक सिखा सकती है। बहरहाल अगर हम देखें पिछले 3-4 सरकारों की तुलना करें तो मौजूदा सरकार भी पिछली सरकारों से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 19-20 का फर्क है सिर्फ। और मैं निजी तौर पे ये मानता हूँ कि जब तक कोई भी पार्टी की सरकार प्रदेश के हित में, जनहित में काम नहीं कर सकती, जब तक कि जनता का दबाव उस पर नहीं हो, नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो, जब तक जनता अपने आप को किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष की नीतियों से या उसकी आइडियोलॉजी से उसकी आइडियोलॉजी का खुद को गुलाम बना लेगी, तब तक उस जनता को विकास नहीं मिलेगा। जनता को जागना होगा अपने अधिकारों के लिए। हमारा सरकार चुनने के लिए पार्टी चुनने तक, वोट देने तक है। वोट देने के बाद जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है उससे हमें पूछना होगा कि उसने जनता के विकास के लिए क्या काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता उसके पक्ष में अगर जनता खड़ी रहती है
तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जी। कि जनता के जागने का समय है, जनता को अपने अधिकारों के प्रति और सरकारों को उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति चेताने का समय है। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मेरा तो योगी बाबा से और प्रदेश की सरकार से एक अनुरोध उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से, अंधभक्त बीजेपी की IT सेल और इनको छोड़कर, कि इसको कोरोना से मुक्त करिए, उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करके रोजगार युक्त करिए, उत्तर प्रदेश को अपराधों से मुक्त करिए और उत्तर प्रदेश में आने वाले कल में छोटे व्यापारी और व्यापार को व्यापार दीजिए। और यहाँ का जो युवा पढ़ के आया है वो पकौड़े और साइकिल के पंचर और बुकी चलाना और पान की दुकान खोलना, उसको बंद करवाइए। और डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट बनने के लिए मोदी साहब ने जो कहा कि जो भीड़ चाल है, मैं योगी बाबा से अनुरोध करूंगा कि ऐसी डॉक्टर, इंजीनियर और जो बड़े हमारे सीनियर लोग हैं, अगर प्रदेश हमारा शिक्षित होगा तो संसार में इसका नाम होगा। और प्रदेश को अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं अनपढ़ों जैसा, तो फिर तो कोई बात नहीं, बस कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हर बार आप देखते हैं, इस बार भी आपने देखा, लेकिन तैयारी दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से बखूबी करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने जो बिजली आपूर्ति का दावा 2017 में सरकार बनने के तत्काल बाद किया था, वो अब जाकर वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी उन सीटों पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या जो वादे आपने 2017 में किए थे वो चुनाव आते आते 2022 के 2 महीने पहले तक हमें पूरे होते हुए दिखाई देंगे? ये जनता जरूर आज पूछना चाहती है और वो तारीख भी पूछना चाहती है कि कब तक ये बिजली हमारे नसीब में रहेगी और कब ये चली जाएगी, इसका भी कुछ पता नहीं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।